नमस्कार दोस्तों, परीक्षा चिंतन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व के मरुस्थल एवं उनके क्षेत्र जो हैं उनके बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। विश्व के प्रमुख मरुस्थल जो हैं वो किस देश में कौन सा मरुस्थल पाया जाता है, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे कि पूछ लिया जाता है गोबी, टकला मकान, लद्दाख, सहारा मरुस्थल, आटाकामा, इन सब जो मरुस्थल हैं वो किस देश में पाए जाते हैं, ये फेमस हैं और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप प्रीवियस ईयर कोई भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि विश्व के मरुस्थल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो या यूपी ट्रिपल एससी का, उन सभी में जो भी है तो विश्व के मरुस्थल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी लेखपाल का वैकेंसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें भी विश्व के मरुस्थल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे जिससे इस वीडियो से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके और आने वाले एग्ज़ाम में इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चन आप सही कर सकें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहले देखते हैं कि विश्व के मरुस्थल स्थल बनते कैसे हैं, उनका निर्माण कैसे होता है, उनके बारे में देख लेते हैं। तो विश्व के मरुस्थल जो हैं उनका निर्माण जो है वो ऐसे क्षेत्र जहाँ पर वार्षिक वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम होता है, तो वो क्षेत्र जो है वो मरुस्थल क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि कोई क्षेत्र है वहाँ पे वार्षिक वर्षा मतलब होता है कि एक वर्ष में जो एवरेज रेनफॉल होता है, वर्षा होती है, वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। औसत वर्षा जो है इंडिया का 112 सेंटीमीटर है। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा जो है वो 25 सेंटीमीटर से कम होता है तो वहाँ पे मरुस्थल क्षेत्र का निर्माण होता है। अब देखते हैं कि मरुस्थल जो है वो कितने प्रकार के बनते हैं। तो मरुस्थल जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक है उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो हैं वो किस अक्षांश से किस अक्षांश के बीच पाए जाते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल किस अक्षांश से किस अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो है वो 5 अक्षांश लेके 30 अक्षांश उत्तरी से लेके दक्षिणी के बीच जो है वो क्षेत्र पाया जाता है, वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के अंतर्गत आता है। शीतोष्णकटिबंधीय के अंतर्गत जो क्षेत्र होता है वो 30 अक्षांश से लेके 60 अक्षांश तक जो है वो शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल होता है। मान लीजिए कि ये हमारा विश्व का मैप हो गया, ग्लोब, विश्व का ग्लोब। इसमें बीच में जो होता है ये विषुवत रेखा होता है, यहाँ पे कर्क रेखा होता है और ये 23 सही 1/2 अक्षांश जो है दक्षिणी जो है वो मकर रेखा है। ये जो है वो हमारा कर्क रेखा है, 23 सही 1/2 अक्षांश। तो इन्हीं के बीच में जो है वो क्षेत्र जो ये हो गया 23 अक्षांश, यहाँ से लेके ये जीरो है, जीरो से लेके 30 अक्षांश, यहाँ मतलब ये 30 अक्षांश के और जीरो, इन क्षेत्रों के बीच जो पाया जाता है क्षेत्र उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और ये उत्तरी से लेके दक्षिणी तक यहाँ तक जो क्षेत्र है उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और 5 अक्षांश लेके 30 अक्षांश को हम अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं, तो वो जीरो से लेके 30 अक्षांश के मध्य को जो क्षेत्र होता है वहाँ पे अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। तो ये उत्तरी से लेके दक्षिणी तक यहाँ पे हमारा मकर रेखा हो जाएगा, यहाँ पे 23 से ही एक पे कर्क हो गया। तो यहाँ पे 30 है, 30 अक्षांश, और यहाँ पे 30 अक्षांश। उत्तरी से लेकर दक्षिणी के मध्य जो है वो क्षेत्र जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो इस तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है वो, ये मान लीजिए विश्व का मैप है, तो यहाँ पे विषुवत रेखा हो गया, यहाँ 30 अक्षांश जो है उसके ऊपर से लेके ये 60 अक्षांश जो है उत्तरी गोलार्ध, और 30 अक्षांश दक्षिणी से लेके 60 अक्षांश दक्षिणी गोलार्ध के बीच जो क्षेत्र पाया जाता है उन्हें हम शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल के नाम से जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे वार्षिक जो सूर्य का प्रकाश है उनका ड्यूरेशन जो है वो कम पड़ता है, प्रकाश का लेंथ जो है वो कम हो जाता है, तो वहाँ पे मौसम जो होता है वो शीतोष्ण पाई जाती है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा, 30 अक्षांश लेके 60 के बीच उत्तरी और 30 अक्षांश लेके 60 अक्षांश के बीच
दक्षिणी। कर्क रेखा जो है वो उत्तर में पाया जाता है 23 अक्षांश, ये आपको याद रखना है, 23 सही 1/2 अक्षांश। और दक्षिणी गोलार्ध जो है वो 23 सही 1/2 अक्षांश मकर रेखा होता है, जबकि उत्तर में जो होगा वो कर्क रेखा, ये आपको याद रखना है। 30 के बाद जो होगा 30 से लेकर 60 अक्षांश के बीच जो है वो शीतोष्ण मरुस्थल होगा, जबकि विषुवत रेखा से लेके 30 अक्षांश के मध्य जो क्षेत्र है वो उसे हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। इसे हम अश्व अक्षांश के नाम से भी जानते हैं। अब देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल के अंतर्गत कौन कौन से मरुस्थल हैं जो आते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। पहला है सहारा। सहारा जो है वो उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र जो है वहाँ पे सहारा मरुस्थल पाया जाता है। तो ये किस तरीके का मरुस्थल है, तो वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो ये आपको याद रखना है। सहारा कहाँ पे पाया जाता है, सहारा उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है। और किस तरीके का है, तो वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल है, क्योंकि ये विषुवत रेखा से सटा हुआ राज्य सॉरी देश है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मरुस्थल पाए जाते हैं। दूसरा है आटाकामा। आटाकामा जो है वो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। दक्षिणी अमेरिका जो है दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये यहाँ कंफ्यूज नहीं करना है। आटाकामा जो है वो उत्तरी अमेरिका ना होके ये दक्षिणी अमेरिका में जो है वो पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अगला है कालाहारी। कालाहारी भी जो है वो दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्र जो है वो, ये मान लीजिए दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्र है, तो यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध क्षेत्र में ये कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। सहारा जो हो जाएगा ये उत्तरी अफ्रीका में पाया जाता है, और आटाकामा जो है वो दक्षिणी अमेरिका यहाँ पे है, तो वहाँ पे पाया जाता है। अगला है दस्त ए लूट। ये भी पूछा जाता है दस्त ए लूट मरुस्थल किस देश में पाया जाता है, तो वो है ईरान। ये आपको याद रखना है। दस्त ए लूट जो है वो ईरान का मरुस्थल है। अगला है थार। तो थार जानते ही होंगे आप लोग। थार जो है वो भारत एवं पाकिस्तान में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ आप कंफ्यूजन नहीं करना है। थार जो होगा वो भारत एवं पाकिस्तान के मध्य पाया जाता है, जबकि लद्दाख जो है वो भारत में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है ग्रेट विक्टोरिया। तो ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला है गिब्सन। गिब्सन भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये सभी जो हैं वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल के अंतर्गत आते हैं। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रफल के अंतर्गत कौन कौन सा हो जाएगा, तो सहारा याद रखना है आपको। सहारा उत्तरी अफ्रीका में है। आटाकामा दक्षिणी अमेरिका में। कालाहारी दक्षिणी गोलार्ध। दस्त ए लूट जो है ईरान में, आपको ये याद रखना है। ये सहारा और आटाकामा ये तो महत्वपूर्ण ही है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। थार जो हो जाएगा वो भारत और पाकिस्तान के मध्य। ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, और गिब्सन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला है टाइप का मरुस्थल है, वो है शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल। शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो है वो 30 अक्षांश लेके 60 अंश अक्षांश के मध्य जो है वो क्षेत्रफल शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल कहा जाता है। इसके अंतर्गत जो आता है वो गोबी आता है। गोबी जो है उत्तरी चीन एवं दक्षिणी मंगोलिया क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। लेखपाल का एग्जाम हुआ तो उनमें भी पूछा गया था गोबी मरुस्थल किस देश में पाया जाता है, तो वो है उत्तरी चीन एवं दक्षिणी मंगोलिया में। तो यहाँ पे काफ़ी लोग कंफ्यूजन कर जाते हैं गोभी से, वो गोभी के बारे में सब्जी वाले के बारे में सोचने लगते हैं, तो सोचते हैं गोभी मरुस्थल नहीं होता है। तो ये यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। गोभी जो है वो मरुस्थल क्षेत्र है। अगला है टकला मकान। टकला मकान जो है वो चीन में पाया जाता है। ये मरुस्थल जो है टकला मकान भी चाइना क्षेत्र में पाया जाता है। अगला है पेंटागोनिया। पेंटागोनिया जो है वो अर्जेंटीना एवं चिली क्षेत्र जो है वहाँ पे ये पेंटागोनिया मरुस्थल पाया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा लद्दाख। तो लद्दाख जो है वो भारत में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल जो है वो गोभी, टकला मकान, पेंटागोनिया, लद्दाख, ये 4 हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। गोभी जो है उसका क्षेत्रफल जो है वो किस देश में पाया जाता है, तो उत्तरी चीन एवं दक्षिणी मंगोलिया। टकला मकान जो है वो चाइना में पाया जाता है। पेंटागोनिया जो है अर्जेंटीना एवं चिली में। और लद्दाख जो है वो भारत में। इसके बाद हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं उनके बारे में इस वीडियो में देख लेते हैं। महत्वपूर्ण फैक्ट जो है इनसे रिलेटेड जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है वो है आटाकामा। आटाकामा संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। और सोडियम नाइट्रेट एवं टाबा का भंडार सर्वाधिक किस मरुस्थल क्षेत्र में पाया जाता है, तो वो भी आटाकामा के अंतर्गत आता है। पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्रफल जो है वो भी आटाकामा है। तो ये 3 हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
संसार का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल, पृथ्वी का सबसे सूक्ष्म क्षेत्र और सोडियम नाइट्रेट व टाबा का सर्वाधिक भंडार किस मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो वो है हमारा आटाकामा। आटाकामा जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो वो दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं मैप के सहारे से। तो मैप में आटाकामा ये देख लीजिए हमारा दक्षिणी अमेरिका हो गया। यहाँ से ये ऐसे जाते हुए यहाँ से डिवाइड होता है। तो इस साइड में जो पाया जाता है वो दक्षिणी गोलार्ध, और इस साइड में जो है वो उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, उत्तरी गोलार्ध उत्तर की तरफ ऊपर की तरफ जो होता है और दक्षिणी गोलार्ध नीचे की तरफ। तो यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में जो है वो आटाकामा जो है दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है। इसके बाद सहारा मरुस्थल है, तो ये उत्तरी अफ्रीका जो है ये यहाँ से मान लीजिए जाता है। तो ये हमारा इंडिया है, भारत जो है ये यहाँ पे पाया जाता है। लद्दाख क्षेत्र जो है ये है, यहाँ पे जो है लद्दाख मरुस्थल पाया जाता है भारत में। तो सहारा जो हो जाएगा वो उत्तरी अफ्रीका में है। ये विषुवत रेखा ऐसे जाता है, तो विषुवत रेखा के उत्तर साइड में पाया जाता है उत्तरी गोलार्ध में, इसलिए हम उत्तरी अफ्रीका में जो है वो सहारा मरुस्थल पाया जाता है। इसके बाद है गिब्सन एंड ग्रेट विक्टोरिया झील, सॉरी ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। गिब्सन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? गिब्सन जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ग्रेट विक्टोरिया जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो इसको हमने बताया था। ग्रेट विक्टोरिया भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र हो गया आएगा। सैंडी पील जो है वो गिब्सन एवं विक्टोरिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है, तकला मकान जो है वो चाइना में पाया जाता है। गोभी जो हो गया चाइना एवं मंगोलिया में, ये मंगोलिया और चाइना के क्षेत्र जहाँ पे है वहाँ पे जो है वो टकला मकान एवं गोभी पाया जाता है। इसके बाद है कराकुलम, तो ये भी पाया जाता है चाइना क्षेत्र में। इसके अलावा तो ये जो है विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवी जो है वो नॉन पोलर जो है वो सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवी। और इसके बाद जो है मेन है कि आपको याद रखना है, सोडियम नाइट्रेट व टाबा का भंडार सर्वाधिक किस मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो वो दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत देश के अंतर्गत आटाकामा मरुस्थल जो है वो सोडियम नाइट्रेट और टाबा का भंडार करने वाला सर्वाधिक है। इसके बाद संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल जो है वो भी आटाकामा में पाया जाता है, और पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र जो है वो आटाकामा, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं उनको देखते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो कौन सा है? तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो थार है। इसे हम ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं, तो ये आपको याद रखना है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनसंख्या मरुस्थल कौन सा है? तो वो थार है, तो ये आपको याद रखना है। संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है वो थार है। थार मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व जो है वो 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व हम कैसे निकालते हैं? मान लीजिए ये एक हमारा क्षेत्रफल है, तो 1 किमी प्रति वर्ग क्षेत्रफल में निवास करने वाले जनसंख्या को हम वहाँ का जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो थार मरुस्थल का जनसंख्या घनत्व जो है वो 83 है, जबकि इंडिया का जो है 382, और यूपी का अगर यहीं हम बात करें, यूपी में 829 व्यक्ति जो हैं वो प्रति 1 किलोमीटर क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, थार में जो है वो 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, और सर्वाधिक कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, तो वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगा, तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देख लेते हैं थार मरुस्थल जो है, मरुस्थल से संबंधित एक स्थापना हुआ था UNCCD। तो UNCCD का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, कहाँ इसका मुख्यालय है, तो इन सभी के बारे में इसमें देख ले रहे हैं। तो UNCCD जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अपशमन, ये जो है वो प्रभावी कब हुआ था? तो वो 26 दिसंबर 1996 से जो है ये प्रभावित हुआ, जबकि इसकी स्थापना जो है वो 17 जून 1994 को पेरिस में अंग्रेज किया गया। तो ये जो है UNCCD जो है वो
अंगीकृत कब किया गया था, तो वो 17 जून 1994 को किया गया, जबकि इस प्रभावी डेट जो है वो 26 दिसंबर 1996 में हुआ। 2 साल बाद जाके ये प्रभावी हुआ। वर्ष 1997 में इसका प्रथम बैठक जो है वो रोम इटली में किया गया था। तो इसे हम कॉप के नाम से भी जानते हैं। कॉप प्रथम जो बैठक हुई थी वो रोम इटली में हुई थी। इसके बाद UNCCD का सचिवालय जो है वो संयुक्त राज्य मरुस्थलीकरण रोकथाम समय का, वो बार्न जर्मनी में है। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे ये प्रभावी हुआ था, तो ये रोम और इटली में प्रभावी हुआ। जबकि ये अंगीकृत कहाँ किया गया था, तो पेरिस में किया गया था। और इसका सचिवालय मुख्यालय जो है वो बार्न जर्मनी में। UNCCD का सत्र जो है वो द्विवार्षिक होता है। ये मतलब 2 वर्ष, हर 2 वर्ष के बाद जो है एक आयोजित होता है इसका। उसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के नाम से जानते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसे हम कॉप के नाम से जानते हैं। तो कॉप 14 जो है उसका आयोजन 2019 का वो ग्रेटर नोएडा यूपी इंडिया में किया गया था। कॉप 14 जो है उसका आयोजन जो है वो 2019 का वो ग्रेटर नोएडा यूपी में हुआ। इसके बाद इंटरनेशनल ईयर ऑफ, तो इसके लिए 2006 है। और ये अंगीकृत कब किया गया था, तो वो अंगीकृत 17 जून 1994 को किया गया था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।